सो नाउ जो रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 है ना, इसने बहुत सारे नए फीचर्स इंट्रोड्यूस कराए हैं और बहुत ज़्यादा मतलब तकरीबन सारे फीचर्स जो है वो बहुत ज़्यादा काम के हैं। तो व्हाट आई वांट टू डू इज़ कि सबसे पहले तो मुझे इजाज़त दें या अभी हम पुरानी कन्वेंशन को डिलीट कर दें। वी आर ओनली एक्चुअली वी हैव टू यूज़ दिस इन द रूट कंपोनेंट एंड द रेस्ट इज़ फाइन। अब मिसाल के तौर पे एक तो बहुत छोटा सा टॉपिक है कि अगर मैं यहाँ पे लेट से कोई ऐसा राउट देता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे यूज़र जाता है और यूज़र यहाँ कॉन्टैक्ट के बजाय यहाँ लिख देता है जी ABC, ठीक है। तो हमारे पास ये एरर आता है अनएक्सपेक्टेड एप्लीकेशन एरर 404 नॉट फाउंड। ये वैसे ये तो सबको पता है कि 404 नॉट फाउंड का मतलब है कि अगर कोई रिसोर्स सर्वर पे मौजूद नहीं है तो सर्वर क्या एरर देगा 404। और 404 का मतलब जब भी आप 404 एरर देखें इसका मतलब नॉट फाउंड। फाइल कोई भी किसी किस्म की फाइल हो, HTML फाइल हो, वीडियो फाइल हो, ऑडियो फाइल हो, इमेज फाइल हो, कुछ भी हो, अगर वो सर्वर पे एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आपको क्या एरर मिलेगा 404। तो बाय द वे अगर आप किसी ऐसे राउट को एक्सेस करना चाहते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो राउटर है वो कौन सा एरर देगा 404। आप इस पर्टिकुलर चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि यानी आप अपना कस्टम एरर मैसेज जो है वो उसे सेंड कर सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि जब भी कोई भी अनवांटेड या अननेसेसरी राउट जो आपकी एप्लीकेशन में डिफाइंड नहीं है तो आप उसे इसके रैम और कर्म पे नहीं छोड़ते, आप अपना कस्टम राउट डिफाइन कर लेते हैं। उस काम के लिए हम क्या करते हैं, हम एक पेज कंपोनेंट बना लेते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं। वी हैव टू एक्चुअली इसको हम कह देते हैं जी नॉट फाउंड और .jsx, और इसके अंदर हम सिंपली ये कहेंगे और इसके बाद हम कहेंगे जी कि लेट्स सी एक h1 आए और h1 में जाके द पेज यू आर लुकिंग इज़ नॉट फाउंड, ठीक। तो अब अगर मैं इसको रेंडर करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। अब नॉर्मली जब राउट मैचिंग होती है ना तो ब्राउज़र पे आने वाला URL बारी बारी सारे राउट्स को मैच करता है। अगर ये मैच हो जाए फिर इसके अंदर कोई भी सब राउट मैच हो जाए, ये मैच हो जाए तो ये कंपोनेंट रेंडर होगा, ये राउट मैच होगा तो ये कंपोनेंट रेंडर होगा, ये राउट मैच होगा तो ये कंपोनेंट रेंडर होगा। और ऑब्वियसली जब बारी बारी मैच करता है तो जब कोई राउट मैच नहीं करेगा तो फिर हम क्या कहते हैं, यहाँ एक राउट यानी नॉट फाउंड वाला पेज रेंडर कर देते हैं कि अगर हमारे ब्राउज़र में आने वाला URL हमारे किसी भी राउट से मैच नहीं कर रहा तो फिर क्या करें, लास्ट में एक और राउट बना दो, इसी को कॉपी पेस्ट कर लें और इसको आप कह दें स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, ऑल। वाइल्ड कार्ड है, वैसे नॉर्मली विंडो सर्च में भी स्टैटिक का मतलब ऑल होता है और अक्सर कोडिंग में भी, रेजेक्स एक्सप्रेशन में भी, अभी कई लैंग्वेजेस में देखें तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है, ऑल। और इस ऑल पे मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, नॉट फाउंड विच इज़ इन हेयर, और ये ऑटोमेटिक यहाँ इंपोर्ट हो गया। और लेट मी डू दिस। अब जब हम ब्राउज़र में URL एंटर करेंगे तो वो 1 बाय 1 सबसे मैच होगा। अगर इसके साथ मैच होगा तो ये रेंडर करेगा, इसके साथ तो हर केस में मैच होगा क्योंकि ये हमारा क्या है, लेआउट कंपोनेंट है, बाकी सारे के सारे कंपोनेंट इस लेआउट के अंदर है। इसके बाद ये आएगा, इसके साथ मैच होगा, अगर मैच हो गया तो ये कंपोनेंट रेंडर कर देगा। अगर इसके साथ मैच ना हुआ तो इसके साथ मैच करने की कोशिश करेगा, अगर इसके साथ मैच हुआ तो ये रेंडर करेगा, इसके साथ मैच हुआ तो ये। लेट्स सपोज किसी के साथ मैच नहीं होता तो फिर वो क्या रेंडर करेगा, बाकी तमाम राउट्स के लिए क्या रेंडर करेगा, नॉट फाउंड, ठीक है। सो दिस इज़ वन सिंपल वे ऑफ हैंडलिंग एनी राउट दैट इज़ एक्चुअली नॉट अवेलेबल। तो अगर मैं यहाँ कॉन्टैक्ट के बजाय अब XYZ करूँगा तो ये मुझे क्या देगा, मेरी एप्लीकेशन जो है वो ब्रेक नहीं होगी, बल्कि देख लें ऊपर उसका लेआउट भी बाकी है, ये साइड पे भी सब कुछ बाकी है, फुटर भी बाकी है। मुझे सिर्फ और सिर्फ दरमियान पेज में क्या मिला, द पेज यू आर लुकिंग इज़ नॉट फाउंड। तो अर्लियर क्या हो रहा था कि मैं लेआउट से ही बाहर जा रहा था और मैं यूँ समझें कि मेरी एप्लीकेशन एक किस्म की क्रैश हो रही थी। तो अब एटलीस्ट यूज़र को ये सहारा होगा कि यूज़र इज स्टिल इन साइड द एप्लीकेशन और अभी ये वापस नेविगेट करके बैक जा सकता था। उस केस में क्या होता था, मुझे प्रॉपर बैक का बटन दबा के वापस जाना पड़ता था और समथिंग लाइक दैट। इनफैक्ट आप यहाँ बैक का बटन भी लगा सकते हैं, एक जिस पे क्लिक करके आप वापस राउट पे मूव कर सकते हैं या वापस होम पेज पे मूव कर सकते हैं, लाइक दिस वन। अगर आप यहाँ नॉट फाउंड में जाएं तो यहाँ पे जाके आप इसको कह दें जी लिंक और इसको कह दें टू, इसको दोबारा से ये कह दें और इसको कह दें स्लैश कह दें, यानी स्लैश वैसे ही हमारा पता है हमें, गो बैक टू
तो इस तरह का नॉर्मली यूज़र एक्सपीरियंस आपने देखा होगा कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी करूँ समथिंग एंड इफ आई हिट एंटर आई विल गो टू द एरर पेज, अनएक्सपेक्टेड एप्लीकेशन लिंक इज़ नॉट डिफाइंड, एंड ऑब्वियसली यू नो व्हाई, बिकॉज लिंक हमने इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है। सो दैट्स समथिंग विच इज़ नॉन। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कहीं हमने लिंक इंपोर्ट किया हुआ ऑलरेडी, सो वी कैन कॉपी इट, ये सो यहाँ पे, और हम इसे नेव लिंक के बजाय लिंक कर देंगे और वी आर गुड टू गो। अब अगर मैं वापस इस पे जाऊँगा, आई डू हैव द पेज यू आर लुकिंग फॉर इज नॉट फाउंड, इसको मज़ीद डेकोरेट कर सकते हैं और गो बैक टू होम पेज पे, दोबारा वापस होम पेज पे। एनीवेज दिस इज़ जस्ट एन एक्स्ट्रा पॉइंट। अब असल काम हमने ये करना है कि हमने जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ लिस्ट हो रहे हैं, किसी भी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए, एक डिटेल पेज ओपन होना चाहिए और उस पेज पे सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेल आनी चाहिए। सो दैट इज़ समथिंग मोर इन द राउटिंग। पहले जो अभी तक जो राउटिंग पड़ी वो बेसिक है, अब इसमें थोड़ी सी एडिशन है, काइंड ऑफ वी आर मूविंग स्लोली एंड ग्रेजुअली टू दी एनहेंसमेंट या एडवांसमेंट ऑफ द राउटिंग। तो मैं यहाँ सब कुछ रिमूव कर देता हूँ सिवाय इस ऐप के। पहली बात तो ये है कि जब आपने इसके एक क्लिक करना है तो आपने किसी और कंपोनेंट में मूव करना है, क्योंकि ज़ाहिर है आप डिटेल, एक बात तो ये है कि आप, यानी डिपेंड करता है सिनेरियो पे, आप पॉपअप ओपन करके इसकी डिटेल दिखा दें, आप साइड बार से कोई साइड से वो एक स्लाइडिंग विंडो निकाल के उस पर डिटेल शो कर दें, या आप किसी नए कंपोनेंट में डिटेल शो कर दें, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जब इस प्रोडक्ट पर क्लिक हो तो ये लेआउट सेम रहे, लेकिन मेरी एप्लीकेशन किधर चली जाए, डिटेल पेज में चली जाए, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, इफ़ आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये पॉपअप पे डिटेल ओपन कर रहा है। और अगर आप किसी और ई कॉमर्स पे जाएं, लेट्स सी दराज पे चले जाएं, तो इफ़ आई क्लिक ऑन एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स इट विल लीड मी टू द न्यू पेज showing me the detail of the product. Let's see if I'm moving on this, so it is leaving me, it is actually leading me to the new page having all the details of that particular product on the new page. So that's what we're going to achieve. उसके लिए राउटिंग में सबसे पहला काम क्या है कि आपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के क्लिक पे क्या बिल्ड करना है, URL बिल्ड करना है। स्टेप नंबर 1 इज URL बिल्ड करना है। उससे भी पहले क्या करना है, आपने हर कार्ड को क्लिकेबल बनाना है। तो अभी तक हमारा हर कार्ड क्लिकेबल नहीं है, तो हमने दो काम करने हैं। विद क्लिक ऑफ ईच प्रोडक्ट यू हैव टू बिल्ड द URL। और ये पहली दफा हुआ कि अब हमने जो बिल्ड करना है URL वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक URL है। पहले जितने भी URL बिल्ड किए हैं हमने क्या किए हैं, स्टैटिक किए हैं। जैसे ये देखें, यहाँ पे मैं URL बिल्ड कर रहा हूँ, वेयर इज द मेन्यू या नेव बार, ये मैं क्लिक पे URL बिल्ड कर रहा हूँ। मैंने क्लिक किया, उसके टू पे जाके स्टैटिक पाथ दे दिया। मैंने क्लिक किया, URL बिल्ड करने के लिए क्या दे दिया, स्टैटिक पाथ दे दिया। इसी तरह जितने भी, तो अब मैं क्या करूंगा, अब स्टैटिक तो नहीं होगा, जाहिर है हर प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, तो हर प्रोडक्ट के लिए क्या बनेगा, एक राउट बनेगा। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि मेरे पास 100 प्रोडक्ट्स हैं तो मैं जाकर 100 राउट्स बनाता फिरूं। तो इसलिए आई हैव टू फिगर आउट द वे थ्रू विच आई कैन एक्चुअली क्रिएट द डायनामिक राउट्स। सो हाउ टू डू दैट, लेट्स सी। पहला काम, हमने इन सबको लिंक्स में कन्वर्ट करना है, कार्ड्स को। सो उस काम के लिए वहाँ जाएँ जहाँ पे ये कार्ड्स रेंडर हो रहे हैं। तो कार्ड्स रेंडर हो रहे हैं जी हमारे होम के कंपोनेंट के अंदर, और होम के कंपोनेंट में ये कार्ड हमारा रेंडर हो रहा है। अब चूंकि जाहिर है प्रोडक्ट्स के अंदर अरे पड़ी हुई है और अरे से हर एक प्रोडक्ट निकलता है तो एक कार्ड बनता है, तो हम या यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ इसको लिंक के अंदर रैप कर सकते हैं, यानी मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ लिंक, वो ऑटोमेटिकली लिंक हो गया, और इसको मैं कर सकता हूँ दिस, और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ दिस, या तो मैं यहाँ लिंक में रैप कर सकता हूँ। इस केस में क्या होगा, पूरा का पूरा कार्ड, सिर्फ एक नहीं, चूंकि ये ऑटोमेटिकली लूप में पहले ही इटरेट हो रहा है, तो सारे के सारे कार्ड्स क्या होंगे, लिंक में रैप हो जाएंगे। एक तरीका तो ये है, ठीक है। अगर मैं ये तरीका ना करना चाहूं तो दूसरा तरीका क्या है कि आप इस कार्ड के अंदर चले जाएं, यानी यहां पे चले जाएं, और आप यहां पे ये जो पूरी की पूरी डिव है इसको कट करें और इसको उठा के क्या कर दें, लिंक में रैप कर दें। ये दोनों तरीके ठीक हैं, लेकिन चूंकि मुझे हर एक कार्ड के क्लिक पे डायनामिकली आईडी भी गेट करनी है, तो वो पीछे उस केस में शायद गेट करना मुश्किल नहीं थी, की जा सकती है, लेकिन ऑब्वियसली ये ज़्यादा आसान तरीका है। तो मैंने सिंपली क्या कर दिया, लिंक में रैप कर दिया। इसके लिए मुझे लिंक को इंपोर्ट करने की ज़रूरत होगी। सो लेट मी ग्रैब द लिंक फ्रॉम दिस, इंपोर्ट
लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 2 करना है। 2 के साथ फिलहाल मैं अगर ये एम्प्टी दे दूँ तो, या सिर्फ ये दे दूँ, दिस, तो अब मेरा हर कार्ड जो है वो क्या बन चुका होगा, लिंक बन चुका होगा। कैन यू सी दिस? अब क्लिक करने पे कहीं भी नहीं जा रहा, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने इसको, वैसे मैंने होम पे तो भेजा हुआ है। लेट्स सी टेस्ट। ओके, ये देख रहे हैं टॉप पे URL बिल्ड हो रही है। यानी मैं अगर किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ तो टेस्ट, इस पे क्लिक करता हूँ तो इसको फिलहाल इग्नोर करें क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई कंपोनेंट नहीं रेंडर हुआ। यानी जब राउट टेस्ट आता है तो इसके अगेंस्ट कोई कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है। तो कोई कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है तो पेज नॉट फाउंड, तो पेज नॉट फाउंड के लिए हमारा कस्टम एरर आ रहा है। बट फॉर नाउ जो ओनली चीज़ आपने देखनी है वो ये कि अब हर कार्ड जो है वो क्या बन चुका है, एक लिंक बन चुका है। और इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा स्टैटिक राउट बन रहा है ऑटोमेटिकली। अब मुझे क्या करना है, पहली बात तो ये कि ये आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, जो कि आपको पता है जब एंकर टैग में आती है कोई चीज़ तो वो डिफ़ॉल्ट प्रीसेट लेता है, वो अंडरलाइन कर देता है टेक्स्ट को वगैरह वगैरह। तो इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम मतलब की चीज़ करते हैं। अब मुझे जो राउट बिल्ड करना है, ये राउट तो स्टैटिक है और टेस्ट डजंट मेक सेंस, हमें कोई ना कोई मीनिंगफुल नाम लिखना चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी कि डिटेल। अब जब मैं क्लिक करूंगा किसी पे तो हर एक के लिए क्या राउट बनेगा, /डिटेल। ठीक, इस /डिटेल के बाद यहां पे मैं कुछ ना कुछ डायनामिक पास करूंगा। यानी फॉर एग्जांपल मैं यहां पे 4 पास करता हूं अगर, तो व्हाट आई वांट इज के /डिटेल /4। अब ये जो पार्ट है URL का, ये हमेशा स्टैटिक रहेगा। आप इसे डिटेल कह लें, आप इसे प्रोडक्ट कह लें, आप इसे प्रोडक्ट डिटेल कह लें, कुछ भी कह लें, क्योंकि आपको पता है कि जो राउट बनाना है वो तो हमने अपनी मर्जी का बनाना है ना, जो रीडेबल हो, जो ज़्यादा सेंस में करे। लेकिन इसके बाद ये जो 4 है, दैट शुड बी डायनामिक, दैट शुड प्रोबेबली बी द ID और द स्लग। स्लग क्या होता है थोड़ी देर बाद डिफाइन करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं क्या करूंगा, हर प्रोडक्ट की ID यूनिक है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो इसका अगला वाला पार्ट है ना 4 का, ये डायनामिक हो जाए कि आप प्रोडक्ट 1 पे क्लिक करें तो यहाँ ID आ जाए फर्स्ट प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट 2 पे क्लिक करें तो यहाँ ID आ जाए सेकंड प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट 3 पे क्लिक करें तो यहाँ आ जाए थर्ड प्रोडक्ट की। इसी तरह जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करें उसी की ID जो है वो कहाँ आ जाए, URL में आ जाए। इस काम के लिए हमें क्या करना है, वंस अगेन पहली चीज़, अभी तक हम पहले स्टेप से बाहर नहीं निकले, URL बिल्डिंग स्टेप से। तो टू मेक द पाथ डायनामिक व्हाट यू हैव टू डू इज कि ये जो काम है, आपको पता है कि हम स्ट्रिंग को बैकटिक्स में लिख सकते हैं, स्पेशली जब स्ट्रिंग के साथ आपने कुछ ना कुछ, इसको कहते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। पता है किसी को स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होती है? नॉर्मली लेट्स सी आपके पास जब जावास्क्रिप्ट, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है ना, तो आपके पास एक वेरिएबल है लेट a इक्वल्स टू सम नेम, लेट्स सी माय ओन नेम, ठीक है। और आपने इसको डिस्प्ले करना है विद स्ट्रिंग, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं जी कि आप करें लॉग, और लॉग में करें जी कि माय नेम इज़, और साथ में आप क्या करें ए। तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में ये जो प्लस का सिंबल है ये क्या करता है, 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करता है, या एक स्ट्रिंग और नंबर को कॉन्कैटिनेट करता है। यानी ये बेसिकली कॉन्कैटिनेशन का काम करता है अगर स्ट्रिंग्स के दरमियान यूज़ किया जाए। तो ये काम करना नॉर्मल था जावास्क्रिप्ट में या बाकी भी लैंग्वेजेस में ऑलमोस्ट। यही काम करने के लिए जावास्क्रिप्ट ने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है जिसको हम ये जो बैकटिक सिंबल्स हैं, ये अगर हम बैकटिक सिंबल यूज़ करते हैं तो हमें ये कॉन्कैटिनेशन वगैरह से जान छूट जाएगी और हम स्ट्रिंग को डायरेक्ट इंटरपोलेट कर लेंगे। कैसे? यही काम अगर मुझे करना है तो मैं क्या कहूँगा, इट्स नॉट मे नेम, इट्स माई नेम इज़, और जहाँ डायनामिक वैल्यू है वहाँ $साइन और ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स लिखें और यहाँ पे ये लिखें। दैट्स इट। सो यू नो मोर नीड एक्चुअली टू डू दिस काइंड ऑफ कॉन्कैटिनेशन इन द स्ट्रिंग्स। आप वही काम एग्जैक्टली ये इंटरपोलेशन के जरिए कर सकते हैं। सॉरी, अब अंग्रेजी ग्रामर का मेरी थोड़ी सी शायद कमजोर है, बट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द मीनिंग वट एवर इट इज। तो गॉट इट। ये लफ्ज़ इसलिए बताया कि अक्सर लोगों को ये कॉन्सेप्ट आ रहा होता है, इसका नाम नहीं पता होता है, इंटरपोलेशन पता नहीं केड़ी बला है। तो हाँ, स्ट्रिंग लिटरल भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो नाउ हमने ये काम करना है, और ये देख लें कि जब मुझे
कोई एक डायनामिक पार्ट ऐड करना है स्ट्रिंग के साथ, तो मैंने ये बैकटिक्स यूज किए। तो यहाँ भी मैंने क्या किया है, बैकटिक्स यूज किए हैं। क्यों? बिकॉज मैं चाहता हूं कि ये आधा पार्ट स्टैटिक रहे और आधा पार्ट क्या रहे, डायनामिक हो जाए। अब मुझे ये बताएं कि हमारा जो डेटाबेस है उसमें जो हम प्रोडक्ट्स रीड कर रहे हैं, हर प्रोडक्ट में आईडी है और नॉर्मली आईडी यूनिक होती है। तो ये आईडी यूनिक है हर एक की, ठीक है। तो नाउ इफ आई कम बैक और मेरे पास एक सिंगल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्ट्रक्चर होकर आ रही है ना, तो जैसे मैं ये कर रहा हूँ प्रोडक्ट डॉट इमेज, प्रोडक्ट डॉट टाइटल, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, तो यहाँ प्रोडक्ट डॉट आईडी नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो नाउ व्हाट कैन आई डू इज कि मैं यहाँ पे लाऊंगा $, और ये जो तरीका अभी यहाँ आपको बताया, और इसमें क्या कहूँगा, प्रोडक्ट डॉट आईडी। मेक सेंस? मेक सेंस और नॉट? कि ये पाथ हमेशा एज इट इज स्टैटिक रहेगा और इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये क्या रहेगा, डायनामिक रहेगा बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट ऑन विच आई एम क्लिकिंग। सो नाउ इफ आई कम बैक हियर, मेक श्योर नो एरर। वैसे रिफ्रेश करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं एहतियातन कर रहा हूँ क्योंकि एक दो दफ़ा हमने ये देखा है कि हम रिफ्रेश नहीं करते तो हमारे पास वो प्रीवियस कोई कैशे में स्टोर हुआ हुआ एरर आता है। सो नाउ इफ आई गो एंड क्लिक ऑन हियर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आ जाए /detail/1। पेज अभी भी नहीं है, कंपोनेंट अभी भी नहीं है डिटेल का, ठीक है। सो इफ आई नाउ कम बैक हियर, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो /detail/4, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो /detail/5, और किसी भी पे क्लिक करें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आईडी आ जाएगी। तो नाउ द फर्स्ट स्टेप इज डन, वी हैव मेड आर URL अ डायनामिक, या पाथ जो है वो हमने क्या कर लिया, डायनामिक बना लिया। अब हमने इस डायनामिक पाथ को हैंडल कैसे करना है ताकि हमारे पास यहाँ एक पर्टिकुलर कंपोनेंट रेंडर हो। सो नाउ लेट्स सी, कम बैक हियर इन द राउट अगेन, और यहाँ पे एक नया राउट बनाएं और इस राउट को आप क्या दे दें, डिटेल है या डिटेल्स है, इट्स अ डिटेल, ठीक है। /detail, जब भी /detail का राउट आए, अभी डायनामिक पार्ट की बात यहाँ नहीं कर रहा कि उसे कैसे हैंडल करूंगा, जब भी /detail का राउट आए तो आपके पास कंपोनेंट कौन सा रेंडर हो, डिटेल का। अभी डिटेल का कंपोनेंट तो बनाया ही नहीं, ठीक, तो लिहाजा ये बना ले। यहाँ पे आए, चूंकि ये भी पेज कंपोनेंट हो सकता है, तो यहाँ पे जाके क्या करें, detail.jsx, और इसको कह दें जी RFCE, और यहाँ पे जाके आप फॉर एग्जांपल फिलहाल सिर्फ डिटेल कह दें, या H1 में डिटेल कह दें। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, सॉरी कंपोनेंट इंपोर्ट नहीं हुआ वो, ओके। बाय द वे हमें वो कंसोल में चेक करना पड़ेगा क्या एरर है। बहरहाल लेट्स सी, पेज में जाके डिटेल में जाइए, और अब हमें ये आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो स्टिल वो मुझे कह रहा है जी कि पेज इज़ नॉट फाउंड। उसकी वजह क्या है कि मेरा ये वाला पूरा पाथ मैच नहीं हो रहा, इसका फर्स्ट पार्ट मैच हो रहा है /detail, लेकिन /id मुझे गेट नहीं हो रही। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर ये पाथ स्टैटिक होता तो फिर तो /detail/something होता तो हो जाता, लेकिन अब ये स्टैटिक नहीं है, अब डायनामिक है। तो याद रखिएगा कि जब भी आप राउटिंग में कोई भी डायनामिक पाथ, यानी राउटिंग के पाथ में से कोई डायनामिक वैल्यू पिक करना चाहेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एज इट इज़ राउटिंग में नहीं लिखेंगे इस तरह, बल्कि आप कॉलन देंगे, और कॉलन के बाद, यानी जब आपके पाथ में कहीं कॉलन आ जाए तो ये कॉलन के बाद जो भी वर्ड लिखेंगे उसको वेरिएबल ट्रीट करेगा। क्या ट्रीट करेगा? मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ ID। नाउ सिंस इट इज अ कॉलम, तो ये इस ID को क्या ट्रीट कर रहा है, ये क्या है, वेरिएबल है, और इस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू कैच करेगा, जो ऊपर URL में डायनामिकली आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने 1 दिया तो इसने इस ID में क्या पिक किया, 1। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसको करूँ तो यहाँ 4 आया, तो इस ID में क्या पिक हुआ, 4 पिक हुआ। तो आप जब भी डायनामिक URL बना रहे होंगे तो जो URL का डायनामिक पार्ट है उसको आप कैसे कैच करेंगे, विद दिस कन्वेंशन कॉलन ID। नाम कुछ भी हो सकता है, आप इसे ABC कह दें, XYZ कह दें, PQR कह दें, कुछ भी कह दें, पाथ कह दें, ठीक है। इट्स अ वेरिएबल, और वेरिएबल के लिए कन्वेंशन आपको पता है आपकी मर्जी का नाम है। तो चूंकि हम ID ले रहे हैं तो मैंने इसको नाम क्या दे दिया,
आईडी विच मेक सेंस, विच मेक्स आई मीन द थिंग क्लियर। यहां तक होगी बात क्लियर। अब अगर आप देखें तो एरर नहीं आ रहा, सिर्फ क्या लिखा आ रहा है, डिटेल आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अब एटलीस्ट मेरा ब्राउजर के यूआरएल एड्रेस बार पे आने वाला यूआरएल पाथ और मेरा जो राउट है वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। मैच हो रहे हैं तभी मेरा कौन सा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, डिटेल का कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। मेक सेंस। अब मुझे क्या करना है, मुझे किसी तरह ये वाली आईडी यूआरएल से ग्रैब करके कहां लानी है, पेज पे लानी है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आईडी पता लग जाए तो मैं वापस उसी अरे में जाके उस पूरी अरे में से फिल्टर करके अपनी मर्जी का प्रोडक्ट उठा सकता हूं ना। तो मुझे डिटेल पे क्या शो करना है, जिस प्रोडक्ट की आईडी मुझे यूआरएल में मिल रही है उसी प्रोडक्ट की डिटेल यहां शो करनी है ना। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई हैव टू ग्रैब दिस आईडी फ्रॉम यूआरएल। अच्छा, बाय द वे इसको हम कहते हैं यूआरएल पैरामीटर्स। क्या कहते हैं, यूआरएल पैरामीटर्स। क्या ये जो आप पाथ में है ना, स्लैश दिस और उसके बाद जितना कुछ भी है, /5 है, फिर स्लैश, इसके आगे कुछ और भी हो सकता है, स्लैश कुछ और भी हो सकता है, स्लैश कुछ, तो इन सारों को हम क्या कहते हैं, यूआरएल पैरामीटर्स। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं यूआरएल पैरम्स। क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स को हम पैरम्स बोलते हैं। और ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, जितने मर्जी हो सकते हैं। और ये जो है ना, ये वो सारे के सारे पैरम्स हम कहाँ रिसीव करेंगे, वेरिएबल्स में। मतलब मैं अभी एक पैरम है ना, अगर 2 हो तो क्या करेंगे, फिर स्लैश, फिर ABC। 3 हो तो क्या करेंगे, फिर स्लैश, फिर PQR। तो इसका मतलब यह है कि जितने के जितने पैरामीटर्स हैं इनको हम ग्रैब कर सकते हैं किसी भी पेज के ऊपर, किसी भी कंपोनेंट के ऊपर। मेक सेंस। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक है, तो इस एक को मैं डिटेल के कंपोनेंट में आके मैं चाहता हूं कि वो जो पैरामीटर यूआरएल में आ रहा है, अब मैं पैरामीटर की जगह बार बार क्या बोलूंगा, पैरम। जिस तरह प्रॉपर्टीज को हमने क्या बोल दिया था, प्रॉप्स, इस तरह पैरामीटर्स को क्या बोल रहे हैं, पैरम्स। और पूरा नाम इनका है यूआरएल पैरामीटर्स। पूरा नाम क्या है इनका, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, फंक्शन के भी पैरामीटर थे और इधर भी पैरामीटर। तो ये क्या है, यूआरएल पैरामीटर्स। तो मैं अब यूआरएल पैरामीटर्स को गेट करने के लिए मेरे पास एक स्पेशल फंक्शन है जो कि बिल्ट इन है रिएक्ट में, दैट इज, सॉरी रिएक्ट में नहीं, रिएक्ट राउटर डॉम में, इंपोर्ट यूज पैरम्स। गॉट इट। अब यूज पैरम्स मैंने बता दिया क्या है, यूआरएल पैरामीटर्स। और यूज पैरम्स हम एक हुक है जो हमें रिएक्ट राउटर डॉम देता है, इसकी मदद से हम यूआरएल में आने वाला डायनामिक पैरामीटर जो है उनको क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। अब मुझे बताएं कि तो कई लगा दें, बेशक अभी मैंने नहीं बताया कि यूआरएल में पैरामीटर जो आ रहे हैं वो किस शक्ल में आ रहे हैं, अरे की शक्ल में आएंगे, ऑब्जेक्ट की शक्ल में आएंगे, स्ट्रिंग की शक्ल में आएंगे, नंबर की शक्ल में आएंगे। स्ट्रिंग की शक्ल में एक ओपिनियन। मिसाल के तौर पे अगर हमजा ने जो जवाब दिया अगर उसको सही मान लिया जाए तो आपका क्या ख्याल है कि अगर हमारे पास यहाँ 3 पैराम्स होते तो ये तीनों के तीनों स्ट्रिंग की फॉर्म में आते, नंबर भी हो सकता है तो क्या, फिर ये तीनों की तीनों नंबर। यानी एक बात सुन लें कि यूआरएल पैरामीटर्स में आप किसी भी किस्म का डाटा पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, बूलियन भी पास कर सकते हैं, नंबर भी पास कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली जब आप यूआरएल में कोई डाटा देते हैं ना, तो यूआरएल पैरामीटर में वो डाटा होता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। आधा जवाब तो ठीक है, लेकिन ये जो यूआरएल, ये यूज पैरम्स का फंक्शन है ना, ये यूज पैरम्स उस यूआरएल के तमाम पैरामीटर्स को उठा के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बिल्कुल प्रॉप्स की तरह। हम प्रॉप्स भेज रहे होते हैं ना कंपोनेंट में, तो आगे जाके जब रिसीव करते हैं तो वो प्रॉप्स किस फॉर्म में रिसीव होते हैं, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिसीव होते हैं। फिर हम उसे डीस्ट्रक्चर करते हैं और फिर हम उसके साथ बाकी का काम करते हैं। तो ये यूज पैरम क्या करता है, यूआरएल में जितने भी पैरामीटर किसी ने भेजे हैं वो उन सारों को क्या बना देता है, ऑब्जेक्ट बना देता है। लेट्स सी हाउ एंड हाउ डू वी अप्रोच इट। मैं यहाँ पे यूज करूंगा यूज पैरम्स, चूंकि ये फंक्शन है, हुक को कॉल करने का सेम तरीका है जैसे हमने यूज स्टेट को कॉल किया था। इट विल रिटर्न अस समथिंग। मैं उस समथिंग को यहाँ PARAMS कुछ भी नाम दे दे, वेरिएबल्स के नाम जहां भी मैं लिखूंगा वो आपकी चॉइस अपनी मर्जी के होंगे। मैंने इसको नाम दे दिया पैरम्स, ठीक। एंड लेट्स सी व्हाट डज इट। मैंने क्या कहा जी कि ये पैरम क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना। क्यों, क्योंकि यूआरएल में आने वाले जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको ये यूज पैरम का हुक क्या बना देता है, ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करता है। सो लेट्स सी इन द लॉग वी गोना गो दिस
और अब हम देखते हैं जी कि हमारे पास लॉग में यूज पैरम्स की वैल्यू क्या आ रही है। So can you see this? We are receiving an object, and if we expand it, what we are receiving? ID and 5. ये ID कहाँ से आया? It's the same name that we have given right in here. Got it? अब जरा सुनिएगा, यहाँ मैं कितनी वैल्यूज रिसीव कर रहा हूँ? 3। अगर मैं, वैसे अभी ये यूज केस मैं पास 3 नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 के बजाय 3 वैल्यूज पास कर देता, तो अब मैं कितने पैरामीटर्स दे रहा हूं? 1, 2, 3, और रिसीव भी कितने कर रहा हूं? 1, 2 और 3। नाउ इफ आई कम बैक हियर एंड इफ आई गेट इट इन हियर आफ्टर रिफ्रेशिंग द पेज, तो अभी मैं यहां से कितने पास कर रहा हूं? 1 पास कर रहा हूं। अगर मैं यहां पे 3 पास करूं, 1/test/xyz, तो मेरे पास यूज पैरम की हुक ने क्या किया? उन तीनों को उठाया, और की नेम क्या है? वो जो हमने यहां दिया था राउट पे, ID ABC एंड PQR, और वैल्यू किया है वो जो हमने पास की थी 1 टेस्ट और XYZ। तो ID ABC PQR, अब आपको पता चल गया कि नाम कहां से आ रहा है और वैल्यू कहां से आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप पैरामीटर्स में, URL पैरामीटर्स में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी भेजते हैं, तो आपने राउट लेवल पे जाके उन वैल्यूज़ को क्या करना है, किन्हीं वेरिएबल्स में सेव करना है, और फिर जहां URL के पैरामीटर्स को रीड करना है, वहां कैसे रीड करेंगे? यूज पैरम्स के साथ। और यूज पैरम्स के साथ किधर गया? हाँ, डिटेल में यूज पैरम्स के साथ रीड करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब मुझे बताएं कि मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए या इसके अंदर से सिर्फ ID चाहिए? सिर्फ ID चाहिए ना, तो मैं डायरेक्ट ये नहीं कर सकता, ये कर सकता हूं ना कि ये यूज पैरम क्या दे रहा है मुझे? सारे के सारे URL पैरामीटर्स, उसमें से मुझे एक चाहिए, कौन सा? तो मैंने डीस्ट्रक्चर करके क्या कर लिया? ID कर लिया। दैट्स वाई डीस्ट्रक्चरिंग पे इतना जोर दिया था कि हर जगह यूज होगी। अब मैं इस ID को फॉर द टाइम बिंग यहां डिस्प्ले करके देखता हूं। आपको पता है JSX में डायनामिक एक्सप्रेशन या वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए करली ब्रैकेट्स लिखी जाती हैं। एंड नाउ इफ आई गो, आई डू हैव डिटेल ऑफ प्रोडक्ट 1। इफ आई कम बैक हियर, यहाँ पे क्लिक करूँगा 2। इफ आई कम बैक हियर, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखें ऊपर जो 7 अच्छा, ये अब हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो जस्ट टेस्ट करने के लिए दिखाई थी आपको। तो जहाँ पे ये बिल्ड हो रही है वहाँ से उसको हटा देंगे। अब वापस जाएं और इस पे क्लिक करें। सो वी हैव डन समथिंग रॉन्ग क्या? ओके, यहाँ पे मे बी हमने रॉन्ग किया कि वहाँ से हमने वेरिएबल्स हटा दिए हैं और यहाँ पे वेरिएबल लिखे हुए। दिस माइट बी द इशू। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, डिटेल ऑफ प्रोडक्ट 14, और यहाँ पे जाता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ तो डिटेल ऑफ 21। अब हमारे पास ये ID आ चुकी है। नाउ इट बिकेम कंपैरेटिवली ईजियर फॉर अस कि हम सिर्फ 20 प्रोडक्ट की अरे में से एक इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फिल्टर करें और इसकी डिटेल शो करें। ठीक, तो यहाँ आते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद और इसको भी बंद। यहाँ आके हमें अब यहाँ क्या चाहिए? प्रोडक्ट्स की अरे चाहिए, क्योंकि हमने इस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फिल्टर करना है फ्रॉम दोज 20 प्रोडक्ट्स। फिल्टर करना है या फाइंड करना है? पक्का फिल्टर करना है? पक्का फाइंड करना है? फिल्टर करना है? क्यों? ID यूनिक है ना, तो ID की बेस पे फिल्टर होगा या फाइंड होगा? और भाई फिल्टर क्यों होगा? फिल्टर तो तब होता है जब आप मल्टीपल रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो क्या मल्टीपल प्रोडक्ट्स की सेम ID है? तो हमारे पास हमेशा क्या आएगा? एक ही प्रोडक्ट आएगा ना, बिकॉज ID जो यूनिक है। तो हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। सेंस समझना है ना? ठीक है, सो पहले मुझे वो प्रोडक्ट की अरे चाहिए। सो इंपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम DB, और मुझे यहाँ आगे क्या करना है? प्रोडक्ट्स डॉट
फाइंड, ये मुझे क्या देगा, हर दफ़ा इंडिविजुअल प्रोडक्ट निकाल के देगा उसमें से। और मैं चाहूँगा, अच्छा फाइंड रिटर्न क्या करता है, क्या सिंगल वैल्यू किसकी, अरे की, वेरी गुड। और इस केस में सिंगल वैल्यू किस फॉर्म में होगी, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगी। तो हमें फाइंड का रिटर्न रिजल्ट क्या मिलेगा, सिंगल ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। और सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए कंडीशन क्या देनी है कि इफ प्रोडक्ट डॉट आईडी, देखें ये फाइंड क्या करेगा, प्रोडक्ट में जाके 1 बाय 1 एक एक प्रोडक्ट को पिक करेगा, एक प्रोडक्ट को यहां अवेलेबल कर देगा। तो हर प्रोडक्ट के अंदर आईडी की वैल्यू होगी ना, तो मैं चाहता हूं कि मुझे रिटर्न क्या करे, जिस प्रोडक्ट के लिए, यानी जिस प्रोडक्ट की आईडी मैच कर रही है उस आईडी के साथ जो आईडी मैं यूआरएल से रिसीव कर रहा हूं। यानी अगर यूआरएल में आने वाली आईडी जिस प्रोडक्ट की आईडी के साथ मैच कर जाए वो रिटर्न कर दो। यानी ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा सिनेरियो क्या चीज रिटर्न करेगा, जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी वो रिटर्न करेगा। मिसाल के तौर पे ये पहला ऑब्जेक्ट रीड करेगा, पहले ऑब्जेक्ट की आईडी अगर यूआरएल में आने वाली आईडी से मैच कर गई तो ये पहले से रिटर्न कर जाएगा, क्योंकि फाइंड का आपको पता है कि फाइंड पूरी अरे को ट्रेवर्स नहीं करता, जहां इसको फर्स्ट मैचिंग रिजल्ट मिलता है वहीं से रिटर्न कर जाता है। अगर फिल्टर करते तो वो खामखा सारी अरे को आइटरेट करता रहता, और वो फिर रिटर्न भी क्या करता, अरे करता, चाहे मैचिंग कोई एक भी होता लेकिन रिटर्न क्या करता, अरे करता। तो ये बातें अपने बिहाइंड द सीन जहन में रखनी है। तो अब आप ये देखिए मैंने 2 इक्वल्स लगाए हैं, इसकी रीजन मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट वो होगा जिसकी आईडी क्या आ रही होगी, यूआरएल में आ रही होगी। तो इस प्रोडक्ट को यहां पे आप क्या कर लें, अब मुझे डिटेल के लिए यहां पे करना है जी, टाइटल is going to be the product dot title, और description के लिए P, and then product dot description and its price, तो प्राइस के लिए प्रोडक्ट डॉट प्राइस, बाकी भी सारा कुछ कर सकते हैं। लेट अस टेस्ट इट। इफ आई नाउ कम बैक, कैन यू सी टाइटल दिस, ज़्यादा बड़ा हो गया, मल्टी लाइन में आ गया। तो हम क्या कर देते हैं, H3 इज ऑलरेडी देयर। सो दिस इज द टाइटल, दिस इज द डिस्क्रिप्शन, दिस इज द प्राइस। ये किस प्रोडक्ट के लिए जो इन्हें करंटली सिलेक्ट किया हुआ। अगर मैं इस पे आऊँगा तो मेंस कैजुअल प्रीमियम स्लिम फिट, मेंस कैजुअल प्रीमियम स्लिम फिट टी शर्ट, इसी की डिस्क्रिप्शन, इसी की प्राइस। इफ़ आई कम बैक एंड वाइट गोल्ड प्लेटेड, ये वाइट गोल्ड प्लेटेड, सो वी हैव एक्चुअली मेंस कैजुअल स्लिम फिट एंड पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, लॉक एंड लव वुमेन, सो दिस इज समथिंग। सो वी हैव एक्चुअली डायनामिकली implemented the dynamic routes। जिस प्रोडक्ट पे हम क्लिक कर रहे हैं उसी प्रोडक्ट को हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं नेक्स्ट में, और उसी को हम ओपन कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया बात जी? किसी का सवाल है? ओके, नो क्वेश्चन, दैट्स गुड। आज इतना बोरिंग लेक्चर है कि हमारे पास ऑनलाइन एक ही स्टूडेंट बचे हैं, शुरू में तो 5-6 थे। बोरिंग है या मुश्किल है? ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया जी सबको। सो वी मूव्ड 1 स्टेप अहेड इन राउटिंग। और अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि अगर आप यहाँ पे देखें ना तो प्रोडक्ट डिटेल में ये आपको पूरा का पूरा प्रोडक्ट का टाइटल दे रहा है। देखें, क्रिएटिव हर्ट क्लॉक विद लाइट 3D वुडन वॉल क्लॉक क्वार्ट्स, और पूरा का पूरा टाइटल यूआरएल में आ रहा है, क्रिएट हर्ट क्लॉक विद लीगल वगैरह 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 वगैरह। ये एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यानी एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब भी किसी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे देखेंगे तो यूआरएल में क्या आता है, डायनामिकली टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट आता है, नॉट द आईडी ऑफ द प्रोडक्ट।
लेकिन हमारे साथ एक मसला है, इनके साथ भी एक मसला है, इन्होंने इस टाइटल को एज इट इज यूआरएल में एम्बेड नहीं किया, बिकॉज दे न्यू, वो जानते हैं कि अगर इसमें स्पेस आ जाए ना तो वो यूआरएल इनकोड हो जाती है। आपने अक्सर यूआरएल में स्पेशल सिंबल देखे होंगे, %20 और समथिंग समथिंग, तो वो यूआरएल इनकोडिंग हो जाती है। तो जब वो यूआरएल में इनकोडिंग हो जाए तो फिर तो एसईओ वाला पर्पस रह गया। लिहाजा ये क्या करते हैं, इस टाइटल को पहले कन्वर्ट करते हैं किस में, ऑल तमाम स्पेसेस को कन्वर्ट करते हैं डैशेस में या हाइफन्स में, और फिर उसको एम्बेड करते हैं। एंड वी कैन डू दैट एज वेल। ये आपका टास्क है। इसको हम स्लग कहेंगे। क्या कहेंगे कि आपने, जैसे मैं कर रहा हूं डायनामिक राउट्स बना रहा हूं बेस्ड ऑन आईडीज, व्हाट यू हैव टू डू इज you have to put this whole title right in here instead of the IDs, replacing all the spaces with the dashes, hyphen जिसे कहते हैं, जैसे दराज में हो रहा है। मेक सेंस? तो ये देखें, ये क्या कर रहा है, dras.pk/product/anything। तो ये जो स्लैश प्रोडक्ट तक का पाथ है ना, ये हमेशा सेम रहेगा। जैसे हमारा क्या आ रहा है, स्लैश डिटेल, ये स्टैटिक है, उसके आगे हमारी डायनामिक आईडी आ रही है, इनका डायनामिकली क्या आ रहा है, ये आपका टास्क है। कम अप विद दिस टुमारो। ठीक है? तो अब मैं आपको देखूंगा कि आपकी सोच का जो दायरा है ना वो कितना बड़ा है। थिंक ऑफ इट, इट्स वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो इज दिस ओके फॉर नाउ? तो अब हमने अगला काम क्या करना है जी, हमने अगला काम जो करना है मोस्ट प्रोबेबली कल ही करेंगे, लेकिन ये जो डेटा हम अभी तक अपने लोकल फाइल से उठा रहे हैं ना, ये डेटा अब हम कहाँ से लाएंगे, एपीआई से लाएंगे। और वो एपीआई फेक एपीआई फॉर नाउ हम यूज़ करेंगे जब तक हम अपनी एपीआई नहीं बनाते, ताकि आपको डेटा सर्वर से फेच करना और उसको अपने कंपोनेंट्स में डिस्प्ले करना आ जाए, विच इज़ ऑब्वियसली मोर प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग दैट। और डेटा फेच करने के भी दो तरीके हैं। एक तरीका पुराना ट्रेडिशनल है, जिसमें हम यूज़ इफेक्ट यूज़ करके मैनुअली सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं। यूज़ इफेक्ट के अंदर जाके जब यूँ ही कंपोनेंट रेंडर होता है तो यूज़ इफेक्ट ट्रिगर होता है। यूज़ इफेक्ट एक और हुक है बेसिकली, उसके बारे में पता लग जाएगा। तो पहले हम करेंगे मैनुअल तरीका, फिर हम करेंगे जी कि रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 ने डेटा फेचिंग के लिए भी हमें अच्छी अच्छी टेक्निक दे दी है। तो दोनों तरीके हम कल पढ़ेंगे डेटा फेचिंग के फ्रॉम द सर्वर। और बट फॉर नाउ इट्स ओके। सर हमारे पास एक्सियोस लाइब्रेरी भी आ जाती है ना डेटा जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम, मैंने ये मेंशन किया ना कि पहले हम मैनुअली ये काम करेंगे, वो दोनों तरीकों से कर सकते हैं। फेच जो कि बिल्ट इन एपीआई है जावास्क्रिप्ट की, वेब ब्राउज़र की, और दूसरा एक्सियोस। ये दोनों तरीके मैनुअली डेटा फेच करने के लिए हैं। बाय द वे, जब हम रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 में भी डेटा फेच करेंगे तो यूज़ इन्हीं दोनों में से कोई एक करेंगे, या एक्सियोस यूज़ करेंगे या फेच यूज़ करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल टच दैट पार्ट एज वेल। बट फिलहाल हम एक्सियोस और फेच की बात ही नहीं कर रहे। फिलहाल हम सिर्फ, यानी ये बात नहीं कर रहे कि हम किस चीज़ को यूज़ करके फेच करेंगे, हम सिर्फ ये बात करेंगे हम फेच करेंगे सर्वर से डेटा। ये फिर अगला क्वेश्चन है कि फेच करने के लिए टेक्निक कौन सी यूज़ करेंगे, फेच यूज़ करेंगे, एक्सियोस यूज़ करेंगे, या कोई और चीज़ यूज़ करेंगे। इवन जब हम आरटीके यूज़ करेंगे ना, तो फिर हम ना फेच यूज़ करेंगे ना एक्सियोस यूज़ करेंगे। फिर हम आरटीके का अंदर वो जो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए इम्प्लिसिट मैकेनिज्म है उस पर रिलाई करेंगे। बहरहाल तरीके सारे आपको पता होने चाहिए, वारदातें सारी कैसे करते हैं आपको सारी पता होनी चाहिए। तो probably tomorrow's lecture will be focused on fetching the data from the server and doing same thing. I mean ये चीज़ सेम रहेगी, सिर्फ डेटा आप लोकल फाइल से आने के बजाय कहाँ से आएगा, सर्वर से आ रहा होगा। सो आई होप कि